चलिए भैया, आज थोड़ा सा यूट्यूब का सर्वर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए आज हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो के साथ हम आपके साथ आकर आए हैं। तो हम आज के क्लास में ढेर सारे जेई मेंस और जेई एडवांस के भी सवाल करेंगे, डिफरेंट स्टेट इंजीनियरिंग के भी सवाल कराएंगे। ये जैसे जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है, आप देखिएगा। यूपी एसईई का एग्जामिनेशन है, यूपी स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 का क्वेश्चन है, केरला का क्वेश्चन है ना। तो एवं प्रकार से हम ढेर सारी बातें लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात क्या करें, हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये आपके चूंकि एनसीईआरटी का हिस्सा है, एनसीईआरटी में ये टॉपिक लिखा हुआ है, इसीलिए हम इसको आप ले रहे हैं। क्लास 12th वाले बच्चे भी इस क्लास को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, अगर आपको क्लियर कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़े तो। जेई नेट सीयूईटी वाले बच्चे तो इसको भर भर के देखा करेंगे, खासतौर पर जो बीएससी नर्सिंग का एग्जामिनेशन जो बच्चा सोच रहे होंगे क्लास 12th के बाद, वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सीयूईटी के लिए तो है ही, सीयूईटी में तो पूरा का पूरा 12th का ही पोर्शन भरा हुआ है। तो सबसे पहले क्या भाई, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन ये कैसा मेथड होता है, तो यह एक डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड ऑफ चार्जिंग। दिस इज डायरेक्ट मेथड ऑफ चार्जिंग। इसमें क्या है, डायरेक्ट मेथड क्या है, अब देखिएगा, इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, नेगेटिवली चार्ज इसके बॉडी के सरफेस पर यूं इस तरह से रहेगा, बिल्कुल सर रहेगा। और ये आपका कौन सा बॉडी है, न्यूट्रल है, मतलब अनचार्ज्ड है, न्यूट्रल है, अनचार्ज्ड है, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं, इस दोनों बॉडी को हम एक बार कांटेक्ट में ला रहे हैं। क्या लाए बेटा, कांटेक्ट में। ये माइनस 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 वाला था, है ना, और ये इसमें क्या था, जीरो चार्ज था। लेकिन इसमें जीरो चार्ज रखने के बाद क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ माइनस इस पर इंड्यूस्ड कर जाएगा। इसका जो चार्ज है भाई, इस पर ये इंड्यूस कर जाएगा, है ना। जब इंड्यूस कर जाएगा, इसके बाद क्या है, इस फिर दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। दो बॉल को लाए, एक चार्ज बॉल है, एक अनचार्ज बॉल है, दोनों को सटाए, सटाने के बाद इसका चार्ज कुछ ना कुछ इस पर आए, फिर दोनों को अलग अलग कर दिए। जब दोनों को अलग अलग कर लेंगे, फिर चार्ज क्या रहेगा, दोनों पर समान रूप से बट जाएगा, ठीक है। समान रूप से दोनों पर चार्ज क्या हो जाएगा भाई, बट जाएगा। कुछ माइनस इस पर आ जाएगा और कुछ माइनस इस पर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर बॉडी का शेप, साइज और मटेरियल अगर सेम हो तो चार्ज बराबर Q/2। अगर मान के चलो भाई, इस पर Q चार्ज है, इस पर जीरो चार्ज है, तो इस पर क्या होगा, Q/2 और Q/2, प्रोवाइडेड जब दोनों क्या बोलते हैं, अगर इफ बोथ बॉल हैज सेम साइज कॉमा मास कॉमा शेप कॉमा मटेरियल। तो चार्ज कैसे बटेगा, Q चार्ज Q/2 और Q/2 में बटेगा, Q/2 और Q/2 में बटेगा। बाकी सेपरेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, ये रेडियस पर कैसे डिपेंड करता है, इसके शेप पर कैसे डिपेंड करता है, इसके मटेरियल पर कैसे डिपेंड करता है, वो हम चीज़ों को क्या करेंगे, धीरे धीरे बाद में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यहाँ लिख लें क्या लिख लें, एक नोट में एक नोट लिखते हैं भाई, इफ shape and size of material, मटेरियल से पहले यहाँ सेम मटेरियल लिख लेंगे, सेम मटेरियल इज सेम। तो क्या होगा, एक बॉडी है, अगर इस पर Q चार्ज है और दूसरा क्या है, अनचार्ज है, तो एक बार इसको सटा के फिर से अगर हम हटाते हैं तो चार्ज दोनों पर क्या हो जाएगा भाई, Q/2 और Q/2 बराबर चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा।
इसीलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन लिखिएगा। दूसरा मेथड है क्या? चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें हम लोग चार्ज कैसे कराते हैं? इंडक्शन मेथड से कराते हैं। अब क्या है, एक बॉडी है, देखिएगा प्लीज, एक बॉडी है। कैसा बॉडी है? मान के चलो कैसा बॉडी है? कैसा बॉडी? ऐसा बॉडी है, ठीक है, मान के चलते हैं कुछ ऐसा बॉडी है, इस तरह का बॉडी है, ठीक है। दूसरा एक और बॉडी है, एक प्लेट है, देखिएगा, जो अनचार्ज्ड है कि नहीं? अनचार्ज बॉडी को हम लोग वाइट से रखते हैं, ठीक है, अनचार्ज बॉडी है। इस पर मान के चलो कि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। जब नेगेटिव चार्ज है, समझिएगा प्लीज बेटा, ये अनचार्ज्ड है, अगर कोई बॉडी अनचार्ज्ड है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों साथ साथ रहेगा, और दोनों साथ साथ रहने के बाद क्या करेगा, दोनों का चार्ज एक दूसरे से कैंसिल आउट करके वो न्यूट्रल बना लेगा। मतलब क्या, ये नेगेटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ इसके प्रोटॉन को, मतलब इसके क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ के माइनस को भेज देगा इधर। आपको बताए थे, क्या बताए थे, कि समान चार्ज लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, मतलब माइनस चार्ज क्या करेगा, सेपरेट कर जाएगा, तो माइनस चार्ज यहां से उठ करके यहां जमा हो जाया करेगा, है कि नहीं? इस साइड माइनस चार्ज जमा हो जाएगा। उसके बाद देखो भैया, इधर क्या बचेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज बचेगा। इसके बाहर लिख लें, पॉजिटिव चार्ज यहां आके बच गया। तो क्या था, आपने इसको कांटेक्ट में भी नहीं लाया, एक बड़ा सा चार्ज था, इन्होंने सामने वाले, अगर ये नेगेटिव चार्ज था तो नेगेटिव वाले को रिप्लेस कर दिया, नेगेटिव वाले दूसरे फेज पर आ गया, और इस साइड कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, ये मतलब क्या, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब इस अनचार्ज्ड प्लेट का एक सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो गया और अदर सरफेस क्या हो गया भाई, नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब क्या करना है, अभी भी देखो इस अनचार्ज से पर नेट चार्ज कितना है, 0, लेकिन आपको इसको चार्ज करना है, तो इसको चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, इस फेस से हम लोग क्या करते हैं, अर्थ हिट कर लेते हैं, अर्थिंग कर लेते हैं। मतलब सारा का सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, अर्थ में। क्यों? क्योंकि आपको पता है अर्थ क्या है, अर्थ इज नथिंग बट द ओशन ऑफ चार्ज। अर्थ क्या है यहां लिख लें, अर्थ इज ओशन ऑफ चार्ज, चार्जों का आवेश का समंदर है, जिसको अर्थ माना गया। अब ऐसे समंदर में एक लोटा पानी डालो या निकालो, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इवन इस प्रकार इसको डिस्चार्ज कर ले तो ये वाला चार्ज सारा का सारा खत्म हो जाएगा, तो आपका पूरा का पूरा प्लेट कुछ ऐसा प्लेट बचेगा, और पूरे प्लेट पर कौन सा चार्ज बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होके बच जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, चार्जिंग बाय इंडक्शन में अगर किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उसमें किसके सामने कौन सा चार्ज लाना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज लाना पड़ेगा। अगर किसी प्लेट को नेगेटिवली चार्ज करना पड़ेगा तो उसके लिए हमको कौन सा चार्ज लाएंगे, इसके सामने पॉजिटिव चार्ज लाएंगे। एक लाइन हम लोग यहाँ लिख ले नोट में, लिखते हैं नोट, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें क्या करना है, दो बातें। पहला, इफ बॉडी कैन गेट पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है, वी प्लेस बहुत बड़ा बिग नेगेटिव चार्ज। इसको पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए सामने कौन सा चार्ज रखे थे हम लोग, नेगेटिवली चार्ज रखे थे, और अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो इसको यहाँ कौन सा चार्ज लाना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज लाना पड़ेगा। दूसरा क्या था बेटा, सेकेंड,
इफ बॉडी कैन गेट कैसा नेगेटिव चार्ज, मतलब वी प्लेस कैसा बिग पॉजिटिव चार्ज है ना। मतलब जैसा इधर चार्ज लाओगे उसके अपोजिट चार्ज उधर हमें मिलने वाला है। अगर इधर नेगेटिव लाए हैं तो उधर पॉजिटिव मिलेगा, और अगर इधर हम पॉजिटिव लाएंगे तो कौन सा चार्ज मिलेगा हमको, नेगेटिव चार्ज मिलेगा। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं, बिल्कुल दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आते हैं एक बात और लिखते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये सीधी सीधी बातों को समझना पड़ेगा, ये आप क्लास 9th 10th में भी समझे थे। लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा देखिएगा, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1 AMU के बराबर, 1 एटॉमिक मास यूनिट, और 1 AMU का वैल्यू कितना होता है 1.672 इंटू 10⁻, कितना -27 kg के बराबर होता है। मतलब मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है भाई देखिएगा प्लीज, मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन से कितना गुना ज्यादा होता है, लगभग 1000 गुना ज्यादा भारी होता है। मतलब लगभग 1000 गुना अधिक भारी होता है। अगर अंग्रेजी में लिखें तो कैसे लिखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1000 times more heavier than electron of mass। इलेक्ट्रॉन के मास से प्रोटॉन का मास कितना गुना ज्यादा भारी होता है भाई, 1000 गुना ज्यादा भारी होता है। इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन का वेग ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन चलता बहुत जाता है। आपको बार बार आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहरी कक्षा में ही क्यों घूमते रहती है, वो घूमते रहती है क्यों रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, और बहुत कम मास होने की वजह से उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से क्या करता रहता है, वो रिवॉल्यूशन करते रहता है। तीसरी बातें करते हैं हम लोग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बस ऐसे करना, दो बॉडी को ऐसे से घसना, बस इलेक्ट्रॉन छलक के निकल जाएगा उससे, उसी को चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते हैं। मतलब क्या, यह किस में होता है, यह इंसुलेटर में होता है, यह इंसुलेटर में होता है। दिस प्रोसेस इज डन इन इंसुलेटर्स, this method of charging is done in insulators, is done in insulators। मतलब क्या है भाई, मतलब दो बॉडी है ना, इसको आपस में क्या कर दिए, रब कर दिए, ये तो ऐसे से घस दिए, फटाफट इसको क्या कर दिए, घस दिए। ऐसा करने से, रगड़ करने से, रगड़ करने से यहाँ की एनर्जी बढ़ेगी, यहाँ की एनर्जी बढ़ेगी तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी गेन करेगा, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन छटक के बाहर निकल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, अगर यही इलेक्ट्रॉन ये ले जाती है नेगेटिवली चार्ज हो गया, है कि नहीं। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन और ये रगड़ करने से क्या चीज आती है इसमें, रगड़ करने से यहाँ इसके अंदर एक थर्मल एनर्जी आती है,
थर्मल एनर्जी आती है और इस थर्मल एनर्जी से क्या हो जाता है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक बार इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाएगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, चार्ज इज इंड्यूस्ड। सही बात है। रगड़ करेंगे, रगड़ करने से क्या होगा, वहाँ पर रगड़ करने से वहाँ पर थर्मल एनर्जी जनरेट होगी और वह थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने से वहाँ से इलेक्ट्रॉन अपने काइनेटिक अपने कक्षक को चेंज करेगा, अपने ऑर्बिट को चेंज करेगा और वहाँ से बाहर आने से क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और इलेक्ट्रॉन बाहर होने से दोनों का दोनों बॉडी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज जब भी होगा, प्लीज देखिएगा, हम आपको पिछले क्लास में ही बताए थे, क्या बताए थे, ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा, इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ मास भी होगा और ये बिल्कुल सही बात है, ये एकदम मस्ट भी होगा, लेकिन इसका उल्टा नहीं होता है कि नहीं। यहां तक आप लिख लीजिए, लिखने के बाद आप बताइएगा। लगभग 10 से 15 मिनट में हम लोग खत्म किए। अब मेन काम की बात करते हैं, क्या है, कूलम्ब्स लॉ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कूलम्ब का नियम। कूलम्ब लॉ को लिखने से पहले कूलम्ब का स्पेलिंग क्या होता है, COULOMBS, COULOM, कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्ब कौन थे, साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ दिया। कैसा लॉ दिया भाई, लॉ तो अब उन्होंने दिया। लॉ ढेर सारे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने कुछ ऐसा देखा, क्या क्या इन्होंने क्या बताया कि यह जो कूलम्ब्स लॉ है बेटा, यह कूलम्ब्स लॉ किस पर बेस्ड है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन इंटरेक्शन ऑफ चार्जेज। दो चार्जेज का इंटरेक्शन होता है, जैसे अगर मान के चलो प्लस प्लस होगा तो क्या होगा, रिपेल करेगा, माइनस माइनस होगा तो ये भी रिपेल करेगा, उल्टा प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्ट करेगा और माइनस प्लस होगा तो यह भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। आपको हम बताए थे पहले ही क्लास में कि लाइक चार्ज रिपेल्स टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट्स टू ईच अदर। ठीक है, तो जब भी रिपल्सन की बात होगी, प्लीज आप देखिएगा, जब भी रिपल्सन की बात होगी या अट्रैक्शन की बात होगी, जब भी रिपल्सन की बात होगी या अट्रैक्शन की बात होगी, ये दोनों क्या करेगा, एक फोर्स जनरेट करेगा और इसी फोर्स का कैलकुलेशन कौन किया था, कूलम्ब साहब जी ने किए थे। कौन किए थे, कूलम्ब साहब जी ने किए थे। ठीक है, तो कूलम्ब साहब जी क्या किए थे कि जब भी दो लाइक चार्जेज को सामने रखें, दो समान चार्ज को सामने रखें तो रिपेल कर रहा था, और समान चार्ज को रखें तो अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन रिपल्सन और अट्रैक्शन के फोर्स का जो उन्होंने एक्सप्रेशन दिया, वही उसी एक्सप्रेशन को किसने दिया, कूलम्ब साहब जी ने दिया। तो कूलम्ब्स लॉ क्या है भाई, कूलम्ब्स लॉ इज नथिंग बट द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। कूलम्ब्स लॉ क्या करता है, क्या देता है कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ हमें बताता है, एक एक्सप्रेशन देता है जिस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। चलते हैं हम लोग काम की बात करते हैं। अब फाइनली कूलम्ब्स लॉ की तरफ हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। दो चार्ज है Q1 एंड Q2, ओके, अच्छी बात है। एक Q1 चार्ज है, दूसरा क्या है, Q2 चार्ज है।
इसको फिल कर ले हम लोग इस कलर से, ठीक है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है भाई वो उसके सेंटर टू सेंटर का है, सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है वो r है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, r है। ऐसे भी हमारा दोनों चार्ज क्या होता है, इसमें पॉइंट चार्ज होता है कि नहीं, बहुत बड़ा चार्ज नहीं होता, बल्कि चार्ज नहीं होता है कि नहीं। तो हम लोग किसकी बात करते हैं, दो चार्ज है Q1 एंड अदर वन इज द Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है सर, r है, ठीक है, ये r है। अब क्या होगा देखिएगा, इस दोनों के बीच फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। अगर दोनों समान चार्ज रहे, प्लस प्लस रहेगा, ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा, और दोनों अगर माइनस माइनस, एक बार और कर लेते हैं इसको थोड़ा सा क्लोन कर लेते हैं इसको, कुछ और करें, अगेन क्लोन कर लेते हैं और अगेन इसको क्लोन कर लेते हैं। चार हमने लिखा। अगर दोनों प्लस प्लस रहे तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर काम करेगा, देखिएगा इस पर Fe इधर काम करेगा और इस पर Fe इधर रिपेल कर रहा है, Fe काम इधर करेगा। अगर दोनों माइनस माइनस चार्ज रहे, सेम चार्ज है, अगेन क्या करेगा, दोनों रिपल्शन करेगा, है कि नहीं। इस तरह से Fe और ये Fe करेगा। अगेन देखिएगा, अगर यह प्लस चार्ज हो, यह माइनस चार्ज हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ इधर इस साइड काम करेगा Fe, और इस पर किधर काम करेगा, इधर Fe काम करेगा। अगेन इसका उल्टा देखिएगा भैया, ये माइनस रहे ये प्लस रहे, अगेन ये क्या करेगा, एक दूसरे से अट्रैक्शन करेगा Fe, और ये भी क्या करेगा भाई Fe। इस तरह से कूलम्ब्स लॉ में फोर्स का डायरेक्शन हुआ करेगा। लेकिन आपने देखा क्या कि चार्ज नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, चार्ज नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, कूलम्ब्स लॉ हमेशा कहता है कि कूलम का जो फोर्स काम करेगा वो कूलम का फोर्स हमेशा दोनों के लाइन ज्वाइनिंग की तरफ ही काम करेगा। मतलब दोनों के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है, या तो इससे दूर काम करेगा या इसके, या तो इससे दूर भागेगा या इसके तरफ भागेगा। आई बात समझ में, जी सर आई बात समझ में, है कि नहीं। आपको एक बार फिर से इस फोटो को लिख लेने की आवश्यकता है। चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड में बनाना थोड़ा सा मुश्किल होएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, सबको हम एक बार हम मिटाते हैं। पूरा का पूरा कॉपी हो गया, नहीं गलत बात है। डिलीट, चलो। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, कूलम्ब्स दो नियम कहता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, दो नियम कहता है कूलम्ब्स, आप बड़े गौर से लिखिएगा। फर्स्ट नियम क्या कहता है, द फोर्स, कैसा फोर्स, electrostatic force is directly proportional to the product of charge। इसका मतलब क्या, Fe is directly proportional to the Q1 Q2 इक्वेशन नंबर 1।
दूसरा क्या कहता है देखिएगा प्लीज, दूसरा लॉ कहता है, सेकेंड लॉ कहता है द फोर्स, कैसा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल inversely proportional to the square of its separation। मतलब कि दो आवेशों के बीच कूलम का नियम कहता है कि दोनों के आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा नियम कहता है कि दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग लिखे क्या, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स सेपरेशन। अगर आर है तो एफ ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इक्वेशन नंबर 2 है कि ना। नाउ फ्रॉम कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, एफ ई का जो वैल्यू होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2/r², और इसको हम हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हम हटाते हैं, प्लीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा इक्वल्स टू एक कांस्टेंट के देते हैं के Q1 Q2/r²। अब आपको के का वैल्यू समझना है जो कि हम थोड़ी देर बाद आपको समझाएंगे। अभी आप समझिए के एक कांस्टेंट होता है जो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, here k is constant and it depends on the medium। k एक ऐसा कांस्टेंट है जो कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है बेटा, मीडियम पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है। अब चलते हैं, आपको इसी के, अगर आप यहाँ तक लिख लिए हो तो हमें आगे बढ़ने की इजाज़त दी जाए, अगर आप नहीं लिखे हो तो आप स्क्रीन को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। चलिएगा, एफ इलेक्ट्रिकल का जो वैल्यू था के Q1 Q2/r², और के क्या था, एक कांस्टेंट था। और कैसा कांस्टेंट था, डिपेंड्स ऑन मीडियम। के का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ऐसे भी देखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, है कि नहीं। के का वैल्यू कितना, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। लेकिन यह किसके लिए था, वैक्यूम के लिए था। किसके लिए था भाई, वैक्यूम के लिए था। अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग बातें होती है। अब देखिएगा मीडियम पर डिपेंड कैसे करेगा, 1/4 पाई इप्सा। ठीक है, इप्सा नोट नहीं बोलेंगे, इसको इप्सा बोलेंगे। जहां पर इप्सा किसको बोलते हैं, पर मीटर VT को बोलते हैं। इसके बारे में हम अगले क्लास में खूब धूम मचा के चर्चा करेंगे। अभी इसको बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अभी आप इतना समझिए कि एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है कि नहीं। और वैक्यूम के लिए इसका वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹। अलग मीडियम के लिए अलग होएगा। अगर आप लिख लिए हैं तो आप एक बार फिर से हाँ बोला जाए, सर लिख लिए हैं। एक बार हम इसके यूनिट्स एंड डायमेंशन को भी लिख लेते हैं। ठीक है, एफ ई
के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ के का वैल्यू लिखेंगे तो कितना, FE(r²) इक्वल्स टू के Q1 Q2। आपको अगर के का वैल्यू लिखना है FE(r²) बाय Q1 Q2। बहरहाल इस फॉर्मूले को दिमाग में रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको क्या लिख लें हम लोग, यूनिट ऑफ के अगर लिख लें, फोर्स क्या न्यूटन, और आर है डिस्टेंस मतलब मीटर स्क्वायर, ये कूलम्ब ये कूलम्ब ये कूलम्ब स्क्वायर, मतलब कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये आपको याद रखने की जरूरत है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 12th के एग्जामिनेशन के लिए। क्लास 12th में इसका यूनिट पूछा जाता है, यूनिट ऑफ के। हेडिंग यहां बना लेंगे, यूनिट ऑफ के, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। अब लगे हाथ हम इसके डायमेंशंस की बात कर लें। लिखो, डायमेंशंस ऑफ के, यह भी इंपॉर्टेंट होता है। अब के का यूनिट कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। न्यूटन क्या होता है, F बराबर ma, बल्मा लगा दो, मतलब कितना kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब का स्क्वायर, है कि नहीं। तो अब देखो क्या करते हैं, kg मीटर क्यूब बाय कूलम्ब का स्क्वायर इंटू सेकेंड का स्क्वायर, है कि नहीं। अब हम इसके यूनिट को लिखें तो कुछ और बातें लिख सकते हैं, कैसे, डायमेंशंस की बात कर लें तो क्या लिखेंगे, एक तो ऐसे लिख लो ml² बाई सी को क्या बोलते हैं, चार्ज, चार्ज मतलब Q² और टाइम स्क्वायर, मतलब ml² Q माइनस ml² T-2 और Q-2। एक यह भी डायमेंशन होता है, लेकिन चार्ज Q बराबर आपको पता है क्या, I इक्वल्स टू Q बाई टी। तो Q का वैल्यू कितना था, IT होता, हम इसका भी वहां वैल्यू पुट कर सकते हैं। कैसे करेंगे थोड़ा सा देखिएगा प्लीज, इसको थोड़ा और छोटा कर लें, थोड़ा सा इसको छोटा कर लें, बिल्कुल सही बात, छोटा हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और हम इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन लाएं, क्या लाएं, ml² बाय Q² T² था, ml², Q को आप क्या लिखें, IT, मतलब IT का होल स्क्वायर इंटू T²। आप ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ml² बाई I² T², फिर से T², मतलब ml² बाई I² T4। एक ऐसे भी लिख सकते हैं ml² T-4 I-2। तो एक ये भी होता है और एक ये भी होता है ना। तो के का जो बीमा होगा, प्लीज आप ऐसा देखिएगा, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। रिमेंबर, के का जो यूनिट होगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर ये होगा, या एक बात और होगा
kg मीटर क्यूब बाय कूलम्ब स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, यह भी होगा। और दूसरी एक बातें और होएगी, वो क्या होगी, इसके डायमेंशंस की, डायमेंशन 2 होगा। एक डायमेंशन क्या होगा, ml स्क्वायर t-2 q-2, एक ये होगा। और दूसरा क्या होगा भाई, ml स्क्वायर t-4 i-2, ये होगा। आपको ये वाला बॉक्स क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में डिफरेंट डिफरेंट काम के डब्बे के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। अगर बातें आपको समझ में आ रही हो तो धीरे धीरे और समझने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रही हो तो एक बार फिर से आप वीडियो को रिवाइज करिएगा, पीछे करिएगा और थोड़ा सा स्लो मोशन में देखने का काम करिएगा। एक बार में समझ में नहीं आए तो 2-3 बार भी समझने का प्रयास हम लोग धीरे धीरे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलते हैं अगली बातों की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चंस में नहीं बाबा, भी क्वेश्चंस मत आओ, अभी आपको क्वेश्चंस में आने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मतलब क्या आपने देखा यहां पर F इज K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अभी कूलम्स के लॉ का ढेर सारा हम लोग क्या करेंगे, ढेर सारा पोस्टमार्टम करेंगे और भी इसमें ढेर सारी बातें धीरे धीरे समझने का काम करेंगे। मतलब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाय आर स्क्वायर। ये जो F जो होता है 1 बाय आर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर रूल। क्या बोलते हैं हम लोग, इनवर्स स्क्वायर रूल बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इनवर्स स्क्वायर रूल। अगर फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ अगर खींचें, एक बार फिर से देखिएगा, ग्राफ बिटवीन, क्या लिखे, ग्राफ बिटवीन F एंड R। F और R का जो ग्राफ खींचेंगे वो कुछ इस तरह से होएगा। कैसे होएगा, छोड़ो, ये R है, ये R मतलब सेपरेशन होता है, और ये फोर्स, कैसा फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स। इसका अगर आप कुछ ग्राफ खींचिएगा भैया, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, है ना, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ आएगा। ये इनवर्स स्क्वायर रूल का है। आपको ये ग्राफ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एक बार आप इसको छाप लीजिए, इसके बाद हम लोग क्या करें, कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। तो मोटा मोटी हम क्या समझे, अच्छा, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म को समझने से पहले हम क्या करें, एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन शायद बन जाएगा। हाँ देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, जेई मेन 2023 का है, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करें, कूलम्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ, ठीक है। चलो एक बार सवाल पढ़ते हैं मेरे साथ। कैसा है कि एज सोन इन द फिगर अ कन्फिगरेशन ऑफ 2 इक्वल पॉइंट चार्जेज क्यू नोट का वैल्यू कितना है, 2 माइक्रो कूलम्ब दिया हुआ है। ये भी आपको 2 माइक्रो कूलम्ब, और ये भी कितना है, 2 माइक्रो कूलम्ब का दिया हुआ है, ठीक है, ओके। इज प्लेस्ड ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन मास ऑफ ईच पॉइंट चार्ज इज 20 ग्राम। इसका मास कितना दिया हो भाई, 20 ग्राम का, और ये भी कितना है, 20 ग्राम का है कि नहीं, 20 ग्राम। एज्यूम दैट देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन चार्ज एंड प्लेन, मतलब चार्ज और प्लेन के बीच कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। एफ का वैल्यू कितना है, 0 है।
फॉर द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज टू बी इन इक्विलिब्रियम, दोनों इक्विलिब्रियम है एट ए हाइट h इक्वल्स टू x इंटू 10⁻³ मीटर। ये h का वैल्यू दिया हुआ है कितना, x इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। और आपको दिया हुआ क्या 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और g का वैल्यू 10 लेना है। तो आपको बताना क्या भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू क्या होगा। ये अपने आप में बहुत ही बवाल सवाल है, बहुत कमाल का सवाल है। आप इसको एक बार 1 मिनट के लिए देखिए और थोड़ा सा इसको ट्राई करने का प्रयास करिएगा, तब तक हम इसको देखते हैं। बन जाए तो बताइएगा भाई। सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एक बच्चा बोल रहा है, इसमें समझने की आवश्यकता नहीं थी। अगर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े हैं तो आपको समझने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। अब आप देखिएगा इसका 20 ग्राम है ना, इसको मास। अब देखिएगा इस मास पर कौन, इसको हम एक अलग फोटो ले लें क्या, चलो ठीक है, अलग फोटो ले रहे हैं। ठीक है, इस इंक्लाइंड प्लेन पर चार्ज एक यहां दिया हुआ है m, तो इस केस में, इधर केस में इसका mg नीचे काम करेगा, ठीक है। यह थीटा का वैल्यू यहां दिया हुआ 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। इस mg को क्या दो कंपोनेंट होगा, एक इधर mg साइन थीटा होगा और जस्ट इसके ऊपर ये mg कॉस थीटा होएगा। जी सही बात है, क्योंकि फ्रिक्शन की बात है नहीं तो हमें इस नॉर्मल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल हमें इस नॉर्मल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर फ्रिक्शन रहता अपन इस नॉर्मल को कंसीडर करते, इस mg को भी हम लोग यहां से क्या कर लें, हटा लें, बिल्कुल हटा लेते हैं, है कि नहीं। एक चार्ज और नीचे यहां बॉटम में इसका रखा हुआ है, ओह सॉरी लिखा जाओ थोड़ा सा, एक चार्ज यहां भी बॉटम में एक रखा हुआ, देखिएगा इसका भी m आप मान के चलिए, और आप दोनों m का वैल्यू कितना दिया और 20 ग्राम दिया हुआ है, मतलब यह m है और यह भी m का आपको कितना है 20 ग्राम का दो है। बाद में हम इसको kg में बदल लिया करेंगे। चलिए अब क्या कर रहा है, दोनों सेम चार्ज है, देखिएगा प्लीज यहाँ क्वेश्चन आप देखिएगा, कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन देखिएगा, दोनों 2 माइक्रोकूलम का है, माइक्रोकूलम दो ठो चार्ज है, और आपको पता है कि दोनों समान चार्ज है, दोनों समान चार्ज के बीच कौन सा फोर्स काम करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। इसको किसने बताया था, कूलम साहब जी ने बताया था। अब देखिएगा दोनों चार्ज एक दूसरे से क्या करेगा, दूर जाने का प्रयास करेगा, किसकी वजह से, एफ इलेक्ट्रिकल की वजह से, है ना। और इस एफ इलेक्ट्रिक, चूंकि अब बताया जा रहा है, सवाल में ही बताया जा रहा है कि दोनों चार्ज क्या है, इक्विलिब्रियम टू ईच अदर, इक्विलिब्रियम है मतलब एट रेस्ट पर है, ठीक है। तो मतलब इस इलेक्ट्रिकल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, ये mg साइन थीटा बैलेंस कर रहा है कि नहीं। एक सेकंड, हेलो ना, ठीक, हाँ चलिए, इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, mg साइन थीटा। हेयर एट इक्विलिब्रियम, लिखिएगा एट इक्विलिब्रियम एफ इलेक्ट्रिकल का जो वैल्यू था वो mg साइन थीटा के बराबर था, है ना। देखिएगा जितना दूर ये दोनों चार्ज जाना चाह रहा उसको कौन सा, ये mg साइन थीटा क्या कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है,
प्लीज मेरी बातों को समझिएगा। अब एफ इलेक्ट्रिकल का वैल्यू क्या है, आप ये एफ इलेक्ट्रिकल का वैल्यू कहाँ से रखिएगा, कूलम्ब्स लॉ से रखिएगा। 1/4 पाई इप्सा नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इक्वल टू ये किसके बराबर है, mg साइन थीटा के बराबर है। माइंड इट, एक बात आपको समझना पड़ेगा भैया, यहां पर r कौन सा है, m यहाँ Q1 Q2 भाई, ये r है क्या, ये r है क्या, r इस दोनों के बीच का डिस्टेंस ये r है। इस r का वैल्यू हम लोग कहां से लाएंगे, आपको यहां h का वैल्यू दिया हुआ है। सॉरी, अरे फोटो ही हमको नहीं बनाने आता है, काश बायोलॉजी लिए रहते तो कम से कम फोटो बनाने वाला झंझट नहीं होता। कोई बात नहीं है ना, थोड़ा गंदा ही सही, आप इसको अच्छा मान के चलिएगा। ये h है और बजाबते h का वैल्यू आपके इसमें दिया, कितना दिया हुआ है h का वैल्यू, x इंटू 10⁻³ मीटर दिया हुआ है। अब देखिएगा मेरे भैया, h का वैल्यू हम बाद में रखेंगे, लेकिन हम h मान लेते हैं। अब आपको r का जो वैल्यू निकालना है तो क्या कर लें, क्या कर लें, h दिया हुआ r निकालना है, साइन 30 h/r, ऐसा कर दो। साइन 30 निकाल लें क्या, या आप मान के चलो h का वैल्यू क्या रख लें, साइन 30 का वैल्यू कर दो h/r, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, h/sin 30। h साइन ऊपर जाएगा तो क्या होगा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, नहीं, हाँ कॉसेक 30 डिग्री। अब आप मेरे भाई देखिएगा 1/4 पाई इप्सा नॉट का वैल्यू आपके क्वेश्चंस ने दे रखा है, वो क्या दे रखा है अलग सी बात है, आपको ये वैल्यू याद भी रखना होता है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो मतलब इसको क्या करते हैं, 9 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2 का वैल्यू 2 माइक्रो कूलम्ब दिया है, इसको हम कूलम्ब में बदल लेंगे, तो इसको कूलम्ब में हम चेंज कर लेते हैं, तो इसका वैल्यू 10⁻6 से हम लोग गुना करते हैं, 2 × 10⁻6, Q1 का वैल्यू Q2 का ही वैल्यू वही 2 × 10⁻6 बाई R का वैल्यू कितना है, h cosec 30, h cosec 30 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, mg साइन थीटा, और ये थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है कि नहीं। सर बहुत कैलकुलेशन आ रहा है, घबराइएगा नहीं, अब कैलकुलेशन आ रहा है तो फिजिक्स सीख भी तो रहे हैं, बिल्कुल सीख रहे हैं। जेई मेन 2023 का सवाल हम लोग बना रहे हैं तो थोड़ा सा झंझट तो आएगा, पर कोई बात नहीं, कोई झंझट नहीं आएगा। हमको किसका वैल्यू चाहिए, h का वैल्यू चाहिए, पर h है, h हमारे पास एक यहाँ नीचे छिपा हुआ h। अब इस h को सेपरेट कर लो, बाकी सबको यहाँ से ले आओ। मतलब देखो 9 × 10⁻9 इंटू 2 × 10⁻6 का होल स्क्वायर बाई कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू mg साइन थीटा इक्वल्स टू क्या भाई, h स्क्वायर। अब देखिए एच स्क्वायर का एक वैल्यू सेपरेट हो गया, बाकी एच स्क्वायर के पीछे वाला जो भी वैल्यू था वो हमको सब कुछ पता था। अब देखिएगा भाई एच स्क्वायर इक्वल्स टू 9 × 10⁻9 इंटू 2 दूना 4, 10 पावर 6 दूना 12 -12 बटे कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होगा, साइन 30 का वैल्यू होता है साइन 30 1/2, अतः कॉसेक 30 का वैल्यू 2। ठीक है सर 2 हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर 4 इंटू m 20 ग्राम था ना, इसको केजी में बदल लो, 20 इंटू 1000 मतलब 10 पावर -3 इंटू जी का वैल्यू कितना है 10, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है इंटू 1/2, इसका वैल्यू क्या हो गया एच स्क्वायर। अब देखिए ढेर सारा एकदम धूम मचा के काट पीट करना है, कैसे, ये 4 गया है, उसके बाद क्या हो गया, ये 2 यहाँ से 10 आया, ठीक है 10 आ गया, और क्या क्या बच रहा है, नीचे तो सब कुछ मामला सेट है कि नहीं, ऊपर क्या बच रहा है,
ऊपर क्या बच रहा है, इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे भाई, देखिएगा एच स्क्वायर का वैल्यू ऊपर 9 इंटू 10 के पावर, देखो देखो +9 और -12 कितना हो गया, -3, 9 3 12 -3, ठीक है। नीचे कितना बच रहा है 100, समझिएगा 100 और 10 का और -3, तो 10 का और नीचे -1 ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। मतलब आपको एच स्क्वायर का वैल्यू -3, 10 का और -3, 100 नीचे माइनस, ठीक है। मतलब कितना 9 गुने 10 का और -2 मीटर। आपको h का वैल्यू निकालना था, h का वैल्यू √9 गुने 10 का और -2 मीटर, मतलब कितना 9 का वर्गमूल कितना 3 गुने 10 का और -1 मीटर, मतलब 0.3 मीटर इज द आंसर। है आंसर क्या 0.3 मीटर? एक बार क्वेश्चन में देखो भैया, 0.3 डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा सही होगा आंसर भाई? डी इज द करेक्ट आंसर। आपको एक बार फिर से इस सारे सवाल को बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बनाना पड़ेगा। ये h का वैल्यू नहीं, h का वैल्यू कितना आया 0.3, h का वैल्यू कितना है x इंटू 10⁻³ है ना। h का वैल्यू क्या है, अबे यार h का वैल्यू कितना है x इंटू 10⁻³ है ना। तो आप ऐसा कर दें 0.3 h का वैल्यू आया, आप इसको ऐसा कर दो 0.3 बाई 10⁻³ इंटू 10⁻³, तो मतलब कितना हो जाएगा ये 0.3 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ मतलब कितना हो जाएगा ये 300 इंटू 10 का और -3, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 300 हो जाएगा भाई। x इक्वल्स टू कितना 300 इज द आंसर। ये ऑप्शंस में 0.3 है, ये मिसमैच किया हुआ है, ये हम ही से गलती हुआ है, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, h का जो वैल्यू होगा 300 इंटू 10⁻³ तो आपको x का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है, h नहीं पूछ रहा है, x पूछ रहा है, इसीलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 300 इज द आंसर, है ना। ये बेटा उस वक्त का सवाल है जिस वक्त आपके एग्जामिनेशन में नया नया इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन आया ही था जेईई मेंस में, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, प्लीज एक बार और इसको ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा किस्म का सवाल है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe एंड ग्रेविटेशनल फोर्स Fg एक्टिंग बिटवीन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू। UPSEE का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है बेटा, उत्तर प्रदेश स्टेट इंजीनियर एंट्रेंस इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन का। एक बार देखिएगा क्या कह रहा है, एक्टिंग बिटवीन दो प्रोटॉन, नहीं सॉरी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच, है ना, ठीक है। चलो करते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के मास के बारे में पता है। एफ इलेक्ट्रिकल का वैल्यू क्या होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K का वैल्यू कितना था 9 इंटू 10⁹। Q1 Q2 का वैल्यू कितना है E1, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और दोनों बराबर है तो इसको स्क्वायर कर ले बाई R तो इसमें कुछ नहीं दिया, R ही दिया हुआ, ठीक है ओके। और क्या दिया हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg का वैल्यू है, इसका होता है G m1 m2 बाई R स्क्वायर, और G का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू m1 m2, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन बाय R का स्क्वायर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करना पड़ेगा। कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके एक बार देखिएगा प्लीज, 6.67 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है
9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है भाई? मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और ये R का वैल्यू R ही रहेगा। ये क्या है? Fg का वैल्यू है। क्या पूछ रहा है? द रेशियो। अच्छा, रेशियो पूछ रहा है ना, तो निकाल दो रेशियो। एक बार फिर से देखें प्लीज, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लें। ओके, Fe बाई Fg। Fe का वैल्यू कितना है? 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर बाई, यहाँ R स्क्वायर था ना, ठीक है, बाई R स्क्वायर इंटू ये R स्क्वायर ऊपर जाएगा बाई 6.67 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27। आप यहाँ दोनों R स्क्वायर और R स्क्वायर को धूम मचा के काट सकते हैं। R स्क्वायर और R स्क्वायर कट जाएगा, मतलब कितना वैल्यू आया? 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर बाई, बहुत अच्छा सा कैलकुलेशन इसका, 6.67 9.1 इंटू, ऐसा करो 1.67 और ये दोनों पावर को न्यूट्रलाइज करो। 10 की पावर 21, 31 और 27, 10 की पावर 31 27 कितना होता है? 7 1 8 और 3 2 5 -58। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो लगभग इसका वैल्यू कितना आएगा? लगभग इसका वैल्यू आएगा 2.27 इंटू 10⁻39 है कि नहीं? 10 टू द पावर कितना बेटा? 39। तो किसके ऑर्डर में है अप्रोक्सीमेटली? वो बता रहा है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 39 के ऑर्डर में जा रहा है। ये सवाल इतना बल्कि कैलकुलेशन वाला हम क्यों आपके सामने लाए? इसके पीछे रीजन क्या है भाई? इसके पीछे रीजन लगभग यही है, हम आपको कंपैरिजन दिखाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों में कौन कितना बड़ा है और कितना गुना ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं तो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम सेपरेशन पर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स मान के चलिए x काम कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 टू द पावर लगभग 40 के करीब जा रहा है, लगभग 39 जा रहा है, तो लगभग कितना? 40। मतलब क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू द पावर 40 टाइम्स ग्रेटर है। यही कारण है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब स्ट्रॉन्गर फोर्स की श्रेणी में आता है और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा बहुत ही वीक फोर्स की श्रेणी में आता है। बेटा जब हम आपको ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक क्या है? वीकेस्ट फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा मजबूत बल होता है, वीकर फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। पर इससे भी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की बात हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एक न्यूक्लियर फोर्स होता है जो नाभिक को बांधने का काम करता है, इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन उसका रेंज बहुत ज़्यादा आगे होता है। तो हम एक इस सवाल के माध्यम से हम एक नोट हम लिखाना चाहते हैं। ये बेसिकली बेटा क्वेश्चन नहीं था, ये आपके छोटे मोटे थ्योरी का हिस्सा था। और इस थ्योरी में हम क्या लिखेंगे? अप्रॉक्सीमेटली या अप्रॉक्स ग्रेविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, electrostatic force is 10 to the power 40 times 39 यहाँ लिखा हुआ है, नहीं लगभग उसको 39 को 40 आप ले सकते हैं। ढेर सारे एग्जामिनेशन में 39 मिलेगा, 40 मिलेगा, 41 उसी रेंज में आपको रखना है। लगभग 10 to the power 40 टाइम्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्वेश्चंस नहीं था भाई, ये एक थ्योरी का हिस्सा था। आपको इस रिजल्ट को आपको दिमाग में भी रखना है। एक चलते हैं एक छोटे से और सवाल की तरफ, 2 मिनट 1 मिनट के अंदर वो खत्म हो जाएगा। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड एट ए डिस्टेंस आर अपार्ट टू द बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स एट द सेम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ईच। अब कह रहा है क्या
कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच एफ ई काम कर रहा है, और प्रोटॉन के बीच एफ पी काम कर रहा है, और दोनों का रेशियो बताना है। ठीक है, तो फटाफट निकाल लीजिएगा भाई, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, चार्ज तो सेम ही होता है। तो एफ ई का जो वैल्यू होता है, एफ ई का जो वैल्यू होएगा वो कितना, के Q1 Q2 मतलब E इंटू ई बाई आर स्क्वायर, मतलब के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एफ पी का जो वैल्यू लिखेंगे कि प्रोटॉन का भी मास तो अलग अलग होता है पर चार्ज सेम होता है, चार्ज का डायरेक्शन मतलब दिशा अलग होता है इसका तो मतलब इसका क्या, E इंटू ई बाई आर स्क्वायर, तो के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो, दोनों सेम है, दोनों का रेशियो ले लो, कैसे लोगे रेशियो, एफ ई रेशियो एफ पी का वैल्यू, तो देखिएगा इसका कितना, के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेशियो के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और दोनों सेम है तो इसका रेशियो कितना होगा 1:1। विच वन इज द करेक्ट आंसर बेटा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स लॉ में बहुत बेहतरीन किस्म के सवाल आया करते हैं। अभी आपको हम दिखाए थे का कि जेई मेंस से लेकर जेई एडवांस तक के सवाल आपके पास दिखते हैं। तो 100% ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही काम का है, बहुत ही उम्दा किस्म का टॉपिक कहलाएगा। ठीक है बेटा, चलिए भाई हम अगले क्लासेज में मिलेंगे, अगली क्लासेज के साथ इससे आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, मिलते हैं तब तक, ओके बाय बाय, लव यू। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम अगले दिन आएंगे अगले टॉपिक के साथ।